लास्ट में अपन क्या पढ़ रहे थे भाई तनुज? लास्ट में क्या पढ़ रहे थे बेटा? अरे कॉपी खोल के बताना जल्दी है। कोरे हाउस सिंथेसिस पढ़ रहे थे, है ना? अपन एल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे थे और ये कोरे हाउस सिंथेसिस पढ़ रहे थे आप। तो कोरे हाउस सिंथेसिस में क्या होता है? ये होता है एक रिएजेंट जिसे बोलते हैं गिलमांस रिएजेंट। क्या बोलते हैं? गिलमांस रिएजेंट। ये क्या देगा आपको? R माइनस देगा, ठीक है? या तो ये पूरा एक साथ लिख के दिया हो सकता है, या एरो के ऊपर ये 3 अलग अलग रिएजेंट इस तरह से दिए हो सकते हैं, ठीक है? तो अब यहां ये गिलमांस रिएजेंट क्या देगा? R माइनस। और ये R माइनस किससे किससे रिएक्शन करेगा? इस R डैश एक्स से। तो बेसिकली आपको करना क्या है? इस आर एक्स का R और इस R डैश एक्स का R, इन दोनों को आपस में क्या करना है? कंबाइन करके एल्केन बनानी है। फिर यह दोनों मेथड दोनों बन सकता है। यहाँ इवन कार्बन कंटेनिंग भी बन सकती है और ऑड कार्बन कंटेनिंग भी बन सकती है, ठीक है? यहां तक आई थिंक अपन ने नोट कर लिया था। फिर इसके बाद बस, ठीक है, मैंने कहा था मैकेनिज्म नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे। चलो अब आगे देखते हैं इसमें। सामने ध्यान देते हैं। इधर सबसे पहले आरएक्स की रिएक्शन लिथियम से करवाई। ये आरएक्स क्या? आरएक्स एक्स पर क्या आएगा? डेल नेगेटिव, आर पर क्या आएगा? डेल पॉजिटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। जब भी आप मेटल लोगे, मेटल का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन लूज करना। मेटल का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो अपन ने यहां से 2 लिथियम लिए, 2 लिथियम प्लस बना और 2 इलेक्ट्रॉन बना। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये अटैक करेंगे किस पे? कार्बन पे। जैसे ही अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। तो X इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला गया तो X नेगेटिव गया, यहां R पॉजिटिव आया। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन तो उस एक पॉजिटिव को न्यूट्रल करेगा, और जो सेकंड इलेक्ट्रॉन आएगा वो उस कार्बन को क्या बनाएगा? नेगेटिव बनाएगा। तो यहां बेसिकली आपके पास क्या बन चुका है? R माइनस बन चुका है। R माइनस बन गया, ठीक है? R माइनस बन गया। तो अब अपन क्या करेंगे? इसके बाद में यहां पर ये जो Li प्लस था, मतलब इसके 2 मोल ले लें तो 2R नेगेटिव हो जाएगा। यहां पर आपने CuI भी ऐड कर रखा है, तो ये I पर क्या आएगा? नेगेटिव, और कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव। I पर आएगा नेगेटिव, अरे वो तो मेटल है कॉपर। मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज करता है। और आयोडीन क्या है? नॉन मेटल। तो नॉन मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो आयोडीन पर नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव, तो इससे क्या होगा? ये अटैक करेगा इसके ऊपर। तो क्या बनेगा यहां से? R2Cu। लेकिन बेसिकली यहां 2 नेगेटिव था, अरे 2R पे 2 नेगेटिव था, तो यहां पर एक नेगेटिव तो एक पॉजिटिव से बैलेंस हो गया। और अभी एक नेगेटिव और बचा हुआ है। क्या उस नेगेटिव को बैलेंस कौन करेगा? ये लिथियम प्लस। यहां और भी तो कैटायन है अपने पास, तो यहां क्या आ जाएगा? वो जो लिथियम प्लस था इधर से, ये R पर नेगेटिव बचा, ये फर्दर लिथियम प्लस से रिएक्शन करके क्या बना लेगा? R2CuLi बना लेगा। तो बेसिकली एक प्लस यहां, एक प्लस यहां, और इस पर क्या है? 2 माइनस। इस तरह गिलमांस रिएजेंट का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। नोट कर लें बेटा। कभी जरूरत नहीं पड़ेगी गिलमांस रिएजेंट का फॉर्मेशन करने की, अपन को तो सीधा R को R डैश से कनेक्ट करना है बस।
यहां से I माइनस बाहर निकल जाएगा, यहां से X माइनस बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट लिखो बाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अपन ने अभी तक दो मेथड पढ़े हैं, केवल दो मेथड, एक एल्कीन और एल्काइन से और एक एल्काइल हैलाइड से। एक एल्कीन और एल्काइन से कैटालिटिक रिडक्शन और एक एल्काइल हैलाइड से। अब थर्ड रिएक्शन पढ़ेंगे अपन, थर्ड रिएक्शन पढ़ेंगे अपन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें आता है ए बाई कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस। कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस। अब आप सब सामने ध्यान दें, कुछ भी नोट ना करें, बस बहुत नोट कर लिया अपन ने, अब सामने देखते हैं और समझते हैं। अपन ने दो मेथड पढ़े हैं बेटा अभी तक, एक का एल्कीन और एल्काइन का कैटालिटिक रिडक्शन, निकल पैलेडियम प्लेटिनम, और दूसरा आरएक्स। आरएक्स का अपन ने पहले रिडक्शन पढ़ा मेटल से, ठीक है, फिर वही उसमें बहुत सारे पढ़े थे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, रेड फॉस्फोरस रेचाई, ट्राइफेनाइल हाइड्राइड, इस तरह से। फिर अपन ने वुड्स पढ़ा, फिर फिटिक पढ़ा, वुड्स फिटिक पढ़ा, फिर ये कोरे हाउस सिंथेसिस पढ़ा। ये मेथड पढ़े हैं अपन ने दो। थर्ड आता है कंपाउंड यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड से। यहां अपन ने लिया भाई कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहां पर अपने पास में सब्सटेंस क्या होगा, सब्सटेंस क्या होगा, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका एक्वस सॉल्यूशन होगा। इसका क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन। तो यानी कि मेरे पास यहां पर सब्सटेंस है CH3, लेट सपोज ये मान लेते हैं CH3COONA, ये मेरे पास कोई सब्सटेंस है। अब इसका क्या करना है अपन को, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपने पढ़ी रहे होंगे भी, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आप वहां पढ़ी रहे हो। फेराडेज लॉ नहीं पढ़ेगी वहां, उसमें अभी तक पढ़ लोगे आप, फ्राइडे सैटरडे को जब क्लास आएगी, ठीक है। तो उसमें क्या है, ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। तो यहां पर अपने पास में कौन कौन है, CH3COO माइनस, और इधर कौन है, Na प्लस, और अपने पास में कौन है, H2O, और अपने पास में कौन है, H2O। अरे एक्वस सॉल्यूशन है ना। तो सबसे पहले ये सॉल्ट अपने आयंस में ब्रेक हुआ। अब आपको पता है एट कैथोड बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये प्लस ये माइनस।
प्लस पॉजिटिव एंड जिस इलेक्ट्रोड से अटैच होगा वो होता है एनोड। तो एनोड कैसा होता है? पॉजिटिव। नेगेटिव एंड जिस इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड होता है वो होता है कैथोड। और कैथोड कैसा होता है? नेगेटिव। सिंपल है। बैटरी की पॉजिटिव प्लेट जिससे जुड़ी होती है वो पॉजिटिव, नेगेटिव जिससे जुड़ी होती है वो नेगेटिव। और यहां अपने पास कोई सॉल्यूशन है। यहां बैटरी की जरूरत क्या पड़ी? अभी आप उसमें गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे हो। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है? एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। जब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, जब प्रोसेस अपने आप ही हो रहा है, तो एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है उसमें। जैसे मोबाइल जब डिस्चार्ज होता है उसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत तो उसको चार्ज करने में करनी पड़ती है कि चार्जिंग पे लगाओ और इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी, ये सब। तो अभी आप डिस्चार्जिंग वाला प्रोसेस पढ़ रहे हो, गैल्वेनिक सेल। इसके बाद आप पढ़ोगे चार्जिंग वाला प्रोसेस, है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। वो शायद शुरू कर दिया होगा या नहीं किया गया अभी तक? ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल चार्जिंग वाला होगा। वहां अपने आप चार्जिंग अपने आप नहीं होती, फोर्सफुली करवानी पड़ती है। फोर्सफुली कैसे? बैटरी लगानी पड़ेगी बाहर से। तो अब यहां पर बैटरी लगानी पड़ेगी, तो यहां पर मेरे पास कोई सॉल्ट है, तो उस सॉल्ट में क्या होगा? पॉजिटिव प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। जैसे NaCl है, Na प्लस है, Cl माइनस है। अरे सही बात है क्या? तो यहां जो पॉजिटिव पार्टिकल होगा वो कहां जाएगा? नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर। जो नेगेटिव पार्टिकल होगा वो कहां जाएगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर। अच्छा, कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। तो जो पॉजिटिव कैथोड पर गया उसका हो जाएगा रिडक्शन। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो जो नेगेटिव वाला पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर ही जाएगा, ऑब्वियसली अपोजिट इलेक्ट्रोड पर ही मूव करेगा। और जो भी एनोड पे जाएगा उसका होगा ऑक्सीडेशन। एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन। चलो अब मैं बात कर रहा हूं एट कैथोड। तो कैथोड कैसा होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव पे या तो Na+ जाएगा या वाटर जाएगा, इन दो में से कोई एक जाएगा। नेगेटिव पे ये तो जा नहीं सकता। अरे सही बात है ना। अच्छा, कैथोड पर क्या होने वाला है? रिडक्शन। और रिडक्शन किसका होता है? रिडक्शन किसका होता है? बहुत सारे आपको कैटायन दे रखे हैं, तो उनमें किसका रिडक्शन होगा? जिसका SRP ज्यादा होगा। जिसका SRP ज्यादा होता है उसका रिडक्शन, जिसका SOP ज्यादा होता है उसका ऑक्सीडेशन। तो अब आपने वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी है उसमें पानी के मतलब उसमें लास्ट में जो मेटल आती है वो आती है कॉपर, छापा बोलते हैं उसे, है ना। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, इस तरह से छापा। तो छापा का SRP बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए बाकी पानी है, पानी हो कोई भी हो तो उनमें छापा का रिडक्शन होगा। लेकिन बाकी जो मेटल होते हैं ना उनका SRP क्या होता है? कम होता है। और उसमें अल्कली मेटल तो वो सीरीज में सबसे ऊपर आती है। लेके का नाम मजे से अलग कैसे याद करते हो उसे, जो भी है ना, कोई ट्रिक होगी उसकी। तो वहां अल्कली मेटल तो बहुत ऊपर आती है भाई, उनका तो SOP बहुत ज्यादा होता है। अल्कली मेटल का SRP बहुत कम होता है, तो अल्कली मेटल का रिडक्शन कभी भी नहीं होता है, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर इन दोनों में किसका रिडक्शन होगा? इसका रिडक्शन होगा। अल्कली मेटल का रिडक्शन नहीं होता है इजीली। अरे अल्कली मेटल तो यार मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होती है। मेटल का काम क्या? इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो ये अल्कली मेटल इस दिन के लिए थोड़ी बनी थी कि इलेक्ट्रॉन गेन करे, ये तो हमेशा लूज करने के लिए बनी है, हमेशा लूज करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर वाटर का रिडक्शन होगा, वाटर का रिडक्शन। तो H2O का रिडक्शन कराओ, वाटर के रिडक्शन से आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी। वाटर, आप सुनो, रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन का मतलब क्या होता है? डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब इंक्रीमेंट और रिडक्शन का मतलब डिक्रीमेंट। यहां पर हाइड्रोजन जो है वो किस में है? +1 में। और ऑक्सीजन जो है वो किस में है? -2 में। ऑक्सीजन -2 से नीचे जा सकता है क्या? मुझे बताओ। ऑक्सीजन की एक रेंज होती है ना यार। अरे पी ब्लॉक वालों की एक रेंज होती है, ऑक्सीजन की क्या रेंज होती है? -2 से +6। तो वो ऑलरेडी इतना गिरा हुआ है भाई, इससे नीचे नहीं गिर सकता। वो ऑलरेडी लीस्ट में है, लीस्ट में। अब वो ऊपर ही जाएगा।
+6 तक। ऊपर तो पूरा आसमान खुला है उसके लिए, नीचे नहीं जा सकता। O-2 का रिडक्शन नहीं हो सकता। हाँ, नीचे H+ जा सकता है, क्योंकि ये तो 0 में जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये H2 में चला जाएगा, +1 से 0 में रिडक्शन। और क्या मिल जाएगा आपको यहां पर, 2OH-। अब इधर कितना चार्ज है, -2, इधर कितना चार्ज है, 0। चार्ज को बैलेंस करने के लिए इधर क्या यूज कर लोगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड पर कौन गया, वाटर। वाटर के रिडक्शन से आपको मिला क्या, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस डिपॉजिट होगी कहां पर, डिपॉजिट एट कैथोड। कैथोड पर कौन गया, वाटर। वाटर का क्या हुआ, रिडक्शन। रिडक्शन से क्या मिला, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन गैस डिपॉजिट हो जाएगी। चलो अच्छी बात है। यहां से OH-, OH- क्या है, आयन। आयन कहाँ रहता है, इलेक्ट्रोड पर या सॉल्यूशन में। आयन हमेशा रहते हैं सॉल्यूशन में। अब बात करते हैं एट कैथोड, एनोड। एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव। एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव पे कौन जाएगा, पॉजिटिव पे जाएगा नेगेटिव। एनोड पर होगा क्या, ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो इनमें से ऑक्सीडेशन होता है इसका, एसीटेट। इसका एसओपी ज्यादा होता है, यह आपने उस सीरीज में पढ़ा ही नहीं होगा। वो जो ECS पढ़ते हो ना, उसमें एसीटेट पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। पर ये अपन ध्यान रखेंगे, एसीटेट का एसओपी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इसका मोर एसओपी, सॉरी मोर SRP, और इसका मोर SOP। एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, उसका होगा जिसका SOP ज्यादा होगा। परफेक्ट। अब यहां क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये था। इसका ऑक्सीडेशन करवा दो। ऑक्सीडेशन से का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज करना। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो यहां से पहले अपन एक मोल ले लेते हैं एक बार। ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, क्या बना, CH3, C डबल बॉन्ड O, और ये O रेडिकल। अरे नेगेटिव का मतलब उसने कहीं से एक इलेक्ट्रॉन उधार लिया था भाई, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, और नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन उधार ले लिया। तो उधार चुकता करो उसका। तो जो नेगेटिव था उसको रिलीज कर दिया इसने। अब कैसा हो गया, वो न्यूट्रल, ठीक है। तो उस पर रेडिकल बचा है। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से एक ने बना लिया बॉन्ड, कितने, ठीक है, 1 2 3 4 5, और एक ने इधर क्या कर रखा है, बॉन्ड बना रखा है। ये क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और ये कैसा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मैं सबको नहीं लिखूंगा, भीड़ भाड़ कर रहे हैं वो वहाँ पर, समझने में दिक्कत कर रहे हैं। तो मैंने इसका वो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो लिख लिया। अब क्या होगा इसके बाद में, यहां होगा होमोलाइटिक क्लीवेज। ये बॉन्ड होगा इस तरह से ब्रेक। तो यहां पर एक रेडिकल क्रिएट होगा, यहां पर एक रेडिकल क्रिएट होगा। मैं इस वाले स्टेप को मैं अगले स्टेप में समझा देता हूं। यहां से CH3, C डबल बॉन्ड O रेडिकल, फिर यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, इधर रेडिकल बना, इधर रेडिकल बना। तो ये कार्बन तो छोड़ के इसे चला गया, और क्या बना लिया उसने, अरे क्या बना, ये बॉन्ड बन जाएगा ना इनके बीच में, क्या बन जाएगा, CO2। तो यहां से क्या बन जाएगा, CO2। एक तो बनेगा CH3, और एक क्या बनेगा, CO2। अब ये क्या, ये जो काम हुआ ये तो इसके एक मोल से हुआ। इसका जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा वो भी डिट्टो रिएक्शन शो करेगा, वहां से भी क्या आएगा, CH3 रेडिकल। और रेडिकल तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। एक CH3 रेडिकल दूसरे CH3 रेडिकल से कनेक्ट होकर क्या बना लेगा, एल्केन बना लेगा। समझ आई क्या बात है, हायर एल्केन। तो अब मैं ना इसे थोड़ा सा जनरल कर लेता हूं भाई। यहां CH3 नहीं लिखकर मैं यहां R लिख लेता हूं। एल्काइल ग्रुप होता है वो R, CH3 भी मिथाइल था, लोवेस्ट एल्काइल। आप देखो R जब लिखूंगा इसका मतलब वो लोवेस्ट एल्केन है।
मतलब सॉरी वो जनरल एल्केन है, और मिथाइल तो फिर एक पर्टिकुलर एग्जांपल हो गया। तो ये RCOO माइनस हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा, इधर ये R आ जाएगा, इधर ये R आ जाएगा, इधर ये R आ जाएगा, इधर R आ जाएगा, इधर R आ जाएगा। RCOO R दिस, R पे आ जाएगा रेडिकल, R पे आ जाएगा रेडिकल, ये R रेडिकल, ये R रेडिकल, और क्या बना लेगा, हायर एल्केन बना लेगा। ये क्या है, दिस इज इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या बनता है इंटरमीडिएट यहां पर? अरे इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बन कैटायन, कार्ब एनायन, कार्बन रेडिकल, क्या बन रहा है भाई, कार्बन रेडिक, ये रहा, ये है इंटरमीडिएट। इधर इधर ढंग से बना है वो, उधर तो बनना स्टार्ट हुआ था, बना तो यहां है वो, इधर ये रहा इंटरमीडिएट। समझ आ गई बात? तो यानी ये जो रिएक्शन चलती है ना, वो इंटरमीडिएट मतलब कार्बन रेडिकल इंटरमीडिएट बनाकर चलती है। ठीक है, अब एक बात है, ये रिएक्शन अच्छे से होगी कि नहीं होगी, वो डिपेंड करता है इंटरमीडिएट स्टेट जो है ना, वो स्टेबल है कि नहीं है। मतलब जैसे आपने कोचिंग में एडमिशन लिया कॉलेज जाने के लिए, कोचिंग में एडमिशन लिया ताकि आप नीट में सेलेक्ट हो और आपको कॉलेज मिले, यही ना, अच्छा MBBS कॉलेज मिले, यही तो। इसका मतलब आप कॉलेज जाओगे या नहीं जाओगे, मतलब रिएक्शन पूरी होगी कि नहीं होगी, ये डिपेंड करेगा कि इंटरमीडिएट स्टेबल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कि यहां आपको जो काम करना है वो आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे। अरे सही बात है ना भाई। अगर मान लो यही स्टेबल नहीं बना तो रिएक्शन यहां तक आएगी ही नहीं, और यहां तक आएगी उसके बाद ही तो आगे चलेगी। जब यही स्टेबल नहीं बन रहा तो ये आगे जाएगी ही नहीं, ये आगे जाएगी नहीं तो ये तो भूल ही जाओ आप। सही बात है। तो किसी भी रिएक्शन की जो रेट होती है ना, रेट, वो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल है उतना जल्दी रिएक्शन चलेगी, वो रिएक्शन की रेट उतनी फास्ट होगी। फटाक से इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट बनते ही तो प्रोडक्ट बन जाएगा। पर दिक्कत है ना, इंटरमीडिएट बने तो स्टेबल, बस ये तो आप ये नोट करो बेटा। भाई कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस,
हो गया इतना? कैसा लग रहा है? कर बेटा, नोट कर। सेटअप अच्छा चलाया मैंने। हाँ बना लो तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए यार। आप बना लो, ठीक रहेगा भाई। हो गया क्या भाई नोट? इतना जल्दी करो यार। ऐसे ही ये कहाँ मिलेगा अपन को? एनोड पर मिलेगा। ये मिलेगा अपन को एनोड पर, एट एनोड। ठीक है, डिपॉजिट एट एनोड। चलो यहां तक आपका नोट हो गया। यहां तक नोट कर ले, फिर पहले आगे समझ लें। यहां तक नोट हो गया सबका? ठीक है, अब सुनो, देखो यहां से अपने पास, यहां से तो बचा है OH माइनस, और ये Na+ भी कोई काम नहीं आ रहा, तो इधर से Na+ बचा है, इधर से OH माइनस बचा है, तो सॉल्यूशन में क्या मिलेगा आपको? NaOH, या पोटेशियम होता तो KOH। तो यहां पर इन सॉल्यूशन NaOH रिमेन्स। अगर NaOH बचेगा तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? बेसिक, और बेसिक सॉल्यूशन की pH क्या होती है? >7। सिंपल है। चलो, इन कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस कार्बन फ्री रेडिकल इज फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट, और किसी भी रिएक्शन की जो रेट होती है वो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये, इस रिएक्शन की जो रेट है वो कार्बन रेडिकल की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और कार्बन रेडिकल की स्टेबिलिटी अपन ने GOC में पढ़ी है, अल्फा H वगैरह से, हाइपर कॉन्जुगेशन या मीजोमेरिक इफेक्ट, इन सबसे पढ़ी है अपन। ये नोट कर ले बेटा। अब अपन क्वेश्चन करते हैं।
हो गया भाई। तो यहां हो क्या रहा है बेसिकली, अगर आप मतलब एक टर्म में देखो तो यहां हो क्या रहा है। यहां ये RCOO था, यहां से ये सब ब्रेक हो गया, R पर रेडिकल बन गया। क्या बन गया? R पर रेडिकल बन गया। वो इसी के दूसरे मॉलिक्यूल से जो R का रेडिकल बनेगा वो दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे जैसे ये रिएक्शन है CH3COO। करना क्या है, इसको ब्रेक करो, किसका फॉर्मेशन करो? रेडिकल का फॉर्मेशन करो। ये एक रेडिकल, ये दूसरा रेडिकल भाई, अदर मॉलिक्यूल ऑफ दिस, वही उसी के दूसरे मॉलिक्यूल से क्या बनेगा? एक और रेडिकल बनेगा और दोनों आपस में कनेक्ट होकर ये बन जाएंगे। सिंपल, ठीक है। जैसे इसमें ये एग्जांपल आप नोट करो, अगला क्वेश्चन आपके सामने रेडी है। एरो के ऊपर लिखा होता है K.E. कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। एरो के ऊपर लिखा होता है, पूरा तो नहीं लिखा होता, शॉर्ट में लिखा होता है K.E. रुद्राक्षी, आपको समझ में आ गया कि? तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे आप मुझे? बस ठीक है। हाँ जी, नहीं नहीं, मुझे एक बात और बता। ये जो रिएक्शन है ना, ये जो सामने लिखी है, जिसमें C2H6 बन रहा है, इसमें टोटल प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे, क्या क्या बनेंगे अपने पास? नहीं नहीं, अपन तो यहां से क्या क्या बन रहा है देखो। अभी आपको क्या क्या मिला है वहां से? एक तो RR मिला है, एक CO2 भी तो मिला है। अरे CO2 भी तो मिला है ना आपको यहां से। तो ये भी कहां मिलेगा? ये भी तो एनोड पे ही मिलेगा। अरे ये भी तो एनोड पे ही मिलेगा ना बेटा, गैस है तो एनोड पे डिपॉजिट होगी, ठीक है। और एक वहां से क्या मिली है? हाइड्रोजन मिली है। तो आपको तीन चीजें मिलती है। एक कैथोड पे हाइड्रोजन मिलता है, एक एनोड पे CO2 मिलती है, और एक एनोड पे RR मिलता है, RR। ठीक है, तीन चीजें मिलती है। समझ में आती है बात आपको? नहीं नहीं, इलेक्ट्रोड पे क्या मिलता है बेटा, ये पूछा जाता है। NaOH तो सॉल्यूशन में रहेगा, ठीक है। ये तीन चीजें मिलती है, कैथोड पर हाइड्रोजन, ठीक है, एनोड पर एट एनोड डिपॉजिट। ये गैसेस इलेक्ट्रोड पर मिलती है, गैसेस इलेक्ट्रोड पर मिलती है। एक ये गैस मिली, एक ये गैस मिली। मुझे तो आप एक बात बताओ, अगर मैं यहां फॉर्मिक एसिड ले लूं, फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट ले लूं HCOONA, तो वहां पर एक तो कैथोड पे हाइड्रोजन मिलेगी, मिलेगी पानी से। एक यहां पर अगर H होगा तो H रेडिकल मिलेगा, और फिर एनोड पे क्या मिलेगा? H रेडिकल मिलकर वहां पर H2 दोबारा मिलेगा। तो कैथोड और एनोड पे दोनों पे ही क्या मिलेगी आपको? हाइड्रोजन गैस मिलेगी, और एनोड पे हालांकि CO2 भी मिलेगी। तो ये ध्यान रखना। चलो, अभी मैंने इनसे ये क्वेश्चन पूछा था, ये वाला,
ठीक है, यहां से क्या बनेगा प्रोडक्ट, बेंजीन बनेगी, कल बना चुके हो आप। यहां से क्या करना है, कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस में इसको ब्रेक करना है, इसको ब्रेक करना है। आप दूसरे पेन से ब्रेक करोगे, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, क्योंकि वो मेन रिएक्शन में नहीं था। इसके बाद यहां क्या बनेगा, यहां पर रेडिकल है, यहां पर रेडिकल है। अब किसी इन्हें डायरेक्ट कनेक्ट मत कर देना भाई, कल भी बात हुई थी। अपन अपन क्या करेंगे, यहां इस पाई को ब्रेक करेंगे, इस पाई को दूसरे पेन से ब्रेक करना, दूसरे पेन से। यहां रेडिकल बनेगा, यहां रेडिकल बनेगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, एक यहां, एक यहां, एक यहां। नोट कर लो, प्लस CO2 प्लस हाइड्रोजन। यहां क्या मिलेगा आपको, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये दोनों मिलेंगे एनोड पर, ये मिलेगा कैथोड पर। अरे इसमें दोबारा समझाऊं क्या इसको, वही करना है, बॉन्ड ब्रेक करके COO को हटा दो, COO को हटा दो, रेडिकल बनेगा, रेडिकल बनेगा, कनेक्ट कर दो। CO2, अरे दो मोल मिलेंगे ना, ऊपर से भी मिलेगा और नीचे से भी मिलेगा। ये मोल 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 की बात है ना, फिजिकल में होती है। यहाँ होता है क्या मिलेगा, फिजिकल होता है कितना मिलेगा, वहाँ क्वांटिटी देखते हैं, मोल कॉन्सेप्ट। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, यहाँ मतलब यहाँ H2 मिलेगा, क्योंकि यहाँ क्या बनेगा, इसको ब्रेक करने से, इसको ब्रेक करने से यहाँ क्या मिलेगा, H रेडिकल मिलेगा। H रेडिकल कनेक्ट करके H2 बन जाएगा, प्लस CO2 बनेगा, प्लस एक H2 और बनेगा, ये बनेगा एनोड पर, ये बनेगा कैथोड पर। ये वाला कहां से बनता है भाई, H2O। कैथोड पर तो वाटर का रिडक्शन होता है। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, बाई डी कार्बोक्सिलेशन, बाई डी कार्बोक्सिलेशन। यहां पर इन दिस रिएक्शन लिखो बेटा, इन दिस रिएक्शन, हेडिंग लिखो बाई डी कार्बोक्सिलेशन। In this reaction, carboxylic acid और salt of carboxylic acid
salt of carboxylic acid can be used along with soda lime. Soda lime NaOH plus calcium oxide. NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड. ठीक है, बस इतना नोट करके आराम से बैठ जाओ. पहले सुनो समझो. यहां पर अरे अभिलाषा, ना तो तुम खुद पढ़ रही ना उसे पढ़ने दे रही. बार बार डिस्टर्ब कर रही हो. क्या क्या रह जाता. तुम कर लो एक बार नोट, तुम्हारा जो रह गया फटाफट. हाँ जी. अब देखो यहां पर जैसे मेरे पास RCOOH है. अब मेरे पास सोडा लाइम है तो वहां से NaOH आया. सबसे फास्ट रिएक्शन होती है एसिड बेस. तो ये जो H होता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये बेस है. सबसे पहले क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन. तो यहां से क्या हो जाएगा, RCOONA. सबसे पहले क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा. या तो सॉल्ट डायरेक्ट दिया होगा, नहीं दिया होगा तो पहले सॉल्ट बना लेगा. अब क्या होगा, RC डबल बॉन्ड O और इधर मेरे पास है ONA. इधर मेरे पास है ONA. यहां थोड़ा सा हीट किया जाता है. ये Na प्लस है. सॉल्ट हमेशा इस तरह से रहता है, प्लस और माइनस के फॉर्म में. अब क्या होगा, ये जो O नेगेटिव है और मुझे इधर पोलर पाई बॉन्ड दिख रहा है पोलर पाई बॉन्ड. अगर पोलर पाई बॉन्ड दिख रहा है तो आपको ये भी दिख रहा होगा कि इधर डेल पॉजिटिव इधर डेल नेगेटिव है. अरे वो तो EN डिफरेंस की वजह से ही आ जाता है. और पाई बॉन्ड है तो वहां पाई बॉन्ड तो वैसे ही वीक होता है. तो ये बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाता है, इधर की तरफ. तो अभी तो ये हल्का सा शिफ्ट हुआ है. जैसे ही ये इस पे अटैक करता है, इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा और इधर O नेगेटिव बन जाएगा. ये इधर अटैक करेगा, ये इधर अटैक करेगा. तो क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव. एक बात तो सोचो, इसमें और इसमें फर्क क्या है. कुछ भी तो नहीं, कुछ भी तो फर्क नहीं है. दोनों सेम ही तो है. इसका मतलब यहां मजा नहीं आया. तो फिर क्या होगा, एक दूसरा रास्ता देखा जाएगा. ये यहां अटैक किया. जब इधर से इलेक्ट्रॉन आए तो इधर में इन इलेक्ट्रॉन आते तो इलेक्ट्रॉन में तो रिपल्शन होता है. तो जब इधर से इलेक्ट्रॉन आए तो इनमें भी रिपल्शन हुआ और इसमें इस बॉन्ड में भी रिपल्शन हुआ, इस वाले बॉन्ड में. तो जब ये इधर से इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे इधर इस कार्बन की तरफ और वहां से R माइनस बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, CO2. इधर डोनेट करेगा एक डबल बॉन्ड यहां, एक डबल बॉन्ड यहां, क्या बन जाएगा, CO2. और R माइनस क्या बना, इंटरमीडिएट. क्या बना, R माइनस एज ए इंटरमीडिएट. ठीक है तनु, सामने देख ले बेटा. ठीक है, तो ये R माइनस एक इंटरमीडिएट बना. अच्छा R माइनस, एक बात बताओ मुझे, CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस और F माइनस, इनमें सबसे अच्छा लुईस बेस कौन है. लुईस बेस होता है जो लोन पेयर देता है. सबसे ज्यादा लोन पेयर कौन देगा, CH3 माइनस. F माइनस मत बोल देना यार, क्योंकि पीरियड में अपन देखते हैं, मतलब F माइनस की तो EN बहुत ज्यादा है और जिसकी EN ज्यादा होती है उसकी लेने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, लेने की ना कि देने की. तो F माइनस तो बहुत मुश्किल से देगा, बहुत घटिया बेस है F माइनस तो. ठीक है, तो यहां CH3 माइनस बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस. ये दोनों तो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं.
तो यहां पर ये क्या है, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये R माइनस क्या करेगा, ये वाटर से रिएक्शन करेगा मीडियम से, और मीडियम, ये हाइड्रोजन एसिडिक है कि नहीं है? एसिडिक हाइड्रोजन की क्या डेफिनेशन होती है? वो हाइड्रोजन जो मोर ईएन से कनेक्टेड हो। मोर ईएन क्या, जिसकी ईएन 3 या 3 से ज्यादा हो। ऑब्वियसली ये हाइड्रोजन कैसे हैं, एसिडिक है। तो यहां पर ये क्या है, डेल पॉजिटिव, और ये क्या है, डेल नेगेटिव। तो ये माइनस क्या करेगा, इस H पे अटैक करेगा और क्या बन जाएगा, RH बन जाएगा। और क्या होती है RH, एल्केन। एल्काइल में हाइड्रोजन लगा दिया, ये क्या बन गया, एल्केन। पर एक बात बताऊं, थोड़ी दुख की बात है कि इस कंपाउंड में 2 कार्बन थे जो आपने इनिशियल में कंपाउंड लिया था। मतलब एक तो R वाला कार्बन था और एक CO2 वाला कार्बन था, पर आपकी जो एल्केन बनी उसमें CO2 वाला कार्बन तो है ही नहीं। तो इसे बोलते हैं डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब कि नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज हो गए। अगर यहां नंबर ऑफ कार्बन n थे ना ऊपर वाले में, तो यहां नंबर ऑफ कार्बन कितने रह गए, n-1 ही रह गए। यहां नंबर ऑफ कार्बन अगर n है तो यहां नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन हो जाएंगे n-1। समझ में आएगा तुम्हारे? अब अगेन यहां इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बोनाइन। तो इस रिएक्शन की जितनी भी रेट ऑफ रिएक्शन हो किस पर डिपेंड करेगी, R नेगेटिव की स्टेबिलिटी या कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी पर। दोबारा समझ लो फटाफट। अगर एसिड था तो एसिड बेस रिएक्शन होकर सॉल्ट बन जाएगा, सॉल्ट होगा तो पहले वाली स्टेप नहीं होगा, सीधा यहीं से रिएक्शन होगी। हल्का सा हीट करते हैं, ये इधर गया, यहां से R माइनस बाहर निकल गया। R माइनस बाहर निकल गया तो यहां से एक तो CO2 बाहर निकला, एक R माइनस बाहर निकला। ठीक है, अब ये R माइनस क्या करेगा, वाटर पे अटैक करके उसका H प्लस खा जाएगा, और ये Na प्लस और ये OH माइनस क्या बन जाएगा, NaOH। और ये Na प्लस जो बचा हुआ है यहाँ से वो OH माइनस के साथ मिलके क्या बना लेगा, NaOH। चलो ये नोट कर लो भाई। ये आप बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखोगे, है ना? पूर्वी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी लिखना बेटा साइड में, ठीक है, क्योंकि मैं दोबारा पूछूंगा ये ऑर्डर आपसे। ये न्यूक्लियोफाइल का भी ऑर्डर यही आएगा और बेसिक स्ट्रेंथ का भी यही आएगा।
हाँ जी, हो गया क्या नोट? अच्छा, यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड क्या करेगा? वो जो CO2 वहां से बनी है, अरे यहाँ से ये जो CO2 रिलीज हुई है, इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा, लाइमस्टोन बना लेगा। तो हम नोट कर लें, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, जो कि क्या है? कार्ब एनायन। इस क्वेश्चन का आंसर बताना मुझे। शिक्षा, आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे। डीकार्बोक्सिलेशन में करते क्या है बेटा? COOH को हटाकर वहां क्या लगा देना? एनायन। मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ये COOH हट जाएगा और यहां क्या आ जाएगा? एनायन आ जाएगा। तो उस R- की स्टेबिलिटी बतानी है मुझे। तो बस आप मुझे इसकी स्टेबिलिटी बताना। ये आएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्या करोगे बेटा? सबसे पहले यहां इसको ब्रेक करोगे, क्या बनेगा? नेगेटिव। ब्रेक करोगे, क्या बनेगा? नेगेटिव। और ब्रेक करोगे, क्या बनेगा? नेगेटिव, है ना? अब मुझे इनकी स्टेबिलिटी देखनी है। यहां क्या क्या बन रहा है बेटा? ये रहा, इसी कार्बन पर नेगेटिव है, इसी कार्बन पर। दोबारा एक मिनट। नेगेटिव। अब यहां लग रहा है N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट हो। इसी कार्बन पर नेगेटिव और यहां OH। इस कार्बन पर नेगेटिव। यहां क्या होगा? ये पोलर पाई बॉन्ड ये शिफ्ट हो जाएगा इधर की ओर, नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव। ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर की ओर, इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव। ये वाला पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर की ओर, और इस कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव। इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव, और जहां क्या है? नेगेटिव, मतलब न्यूट्रल हो जाएगा। यहां क्या होगा बेटा? यहां ये क्या करेगा? अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा। तो ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, तो ये पाई बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा? इधर। फिर ये पाई बॉन्ड जब इधर जाएगा, तो ये पाई बॉन्ड चला जाएगा इधर, इधर आ जाएगा नेगेटिव। तो ये तो अनस्टेबल हो गया ना। अरे नेगेटिव पे नेगेटिव और ज्यादा बढ़ गया, नहीं बढ़ा? बढ़ा नहीं बढ़ा बेटा? ठीक है, तो वो तो अनस्टेबल हो गया बेटा जी। ठीक है, अब यहां पर ठीक, और ये नेगेटिव चार्ज कैसा है? ये है लोकलाइज। अगर आपको पता है क्या, सेम एटम पर अगर पाई बॉन्ड भी होता है और नेगेटिव भी होता है, अरे सेम एटम पे पाई बॉन्ड और लोन पेयर, तो कौन पार्टिसिपेट करता है? पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करता, तो वो नेगेटिव चार्ज कैसा है? लोकलाइज, वो घूम रहा नहीं है। ठीक है, तो यहां क्या है?
ये इस नेगेटिव को स्टेबल करने के लिए इधर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा था। क्या लगा था? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, अभी मैंने इसका काफ़ी सारा हिंट दे दिया है आपको। अब आप इसे सोचेंगे और अपन इसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप तो अगला पॉइंट लिखो इसमें। ठीक है, एक बार थोड़ा सा रफ में इसका रेजोनेंस वगैरह ड्रॉ करके देखना। आप लिखो नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ बीटा कीटो एसिड, in case of beta keto acid for decarboxylation, soda lime is not required. Not required. ठीक है, बाई सिंपल हीटिंग, decarboxylation occurs. By simple heating, decarboxylation occurs because carb anion, कौन सा कार्ब एनायन? फॉर्म्ड, जो अभी भी जस्ट बना है। कार्ब एनायन will stabilized by minus m effect of C double bond O, comma N double bond O, comma C double bond OH, etc. ग्रुप। साइनाइड भी लिख सकते हो इसमें यार, C ट्रिपल बॉन्ड N। ये सबके सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अरे सबके सब विड्रॉइंग ग्रुप है क्या? क्योंकि इधर से बॉन्ड शिफ्ट होगा इधर। अरे पोलर पाई कहाँ शिफ्ट होता है? मोर EN की ओर। तो कार्बन पे आएगा पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव, क्योंकि पोलर पाई पीछे की तरफ, पीछे की तरफ, पीछे की तरफ, पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो अब इस सारी कहानी का क्या मीनिंग है, अपन पहले मीनिंग समझते हैं। जैसे मानो मेरे पास में एक एग्जाम्पल है, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O, OH। अरे sp3 कार्बन किसे बोलते हैं? मतलब अल्फा कार्बन किसे बोलते हैं? अल्फा कार्बन sp2 के बगल वाला sp3 कार्बन, अल्फा कार्बन, उस पे लगे H, अल्फा H। तो ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड का sp2 कार्बन। sp2 के बगल वाला कार्बन होता है अल्फा कार्बन, इसके बगल वाला कार्बन होता है बीटा कार्बन। बीटा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? बीटा पोजीशन पे पोलर पाई बॉन्ड लगा है, पोलर पाई बॉन्ड, जो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। अरे कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, -m ग्रुप होता है ये। यहां डीकार्बोक्सिलेशन में होता क्या है? COOH हटने के बाद क्या बनता है? नेगेटिव। COOH हटने के बाद क्या बनता है? नेगेटिव। तो यहां पर इसको हटाओ और ये बनेगा नेगेटिव। इसको अपन ने हटाया यहां से, आप दूसरे पेन से हटाओगे, ये हटाओगे, यहां नेगेटिव बनेगा। और ये देखो
ये नेगेटिव सिग्मा पाई, नेगेटिव सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, ये लोन पेयर इधर जाएगा और ये पाई इधर आएगा। जब पाई इधर आएगा तो नेगेटिव आएगा ऑक्सीजन पर, नेगेटिव आएगा ऑक्सीजन पर, विच इज मोर स्टेबल। मोर ईएन पर नेगेटिव क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। तो बेटा जी यहां पर COOH को बाहर निकलने के बाद जो एनायन बन रहा है वो अपने आप ही स्टेबल बन रहा है, क्योंकि इन ग्रुप के किस इफेक्ट की वजह से? -M इफेक्ट की वजह से। इस केस में सोडा लाइम की जरूरत नहीं है, सीधा CO2 बाहर निकालो। जब सीधा CO2 बाहर निकाल दोगे तो क्या बनेगा? CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। अरे ये CH2 था ही, ये H बच ही गया तो क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड। समझे क्या? ऐसे मॉलिक्यूल से CO2 बाहर निकालने के लिए बेटा सोडा लाइम नहीं चाहिए। अगर बीटा पोजीशन पे -M ग्रुप लगा है तो क्यों? क्योंकि बनने वाला कार्बन आयन बहुत स्टेबल बनेगा, पीछे से वो -M को स्टेबल कर लेगा इजीली। ठीक है, तो आप लिख लें इसके अंदर। अपन एक काम करते हैं, इसे अलग स्टेप में कर लेते हैं, इसी स्टेप में ना करके, वरना सब कुछ ऐसे बिल्कुल मिक्स हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। अगले यहाँ इस तरह से दिया हुआ था ये अल्फा, ये बीटा। अब यहाँ क्या बनेगा? CH3, C डबल बॉन्ड O, इसको निकाल दो, यहां बनेगा CH2 नेगेटिव। ठीक है, ये CH2 नेगेटिव क्या है? ये क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है, तो यहां पर अब ये क्या करेगा? जो मीडियम है, जो मीडियम है उस पर अटैक कर देगा और वहां से H ले लेगा, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। आप एक बात ध्यान दे नहीं रहे वैसे। सर क्या नहीं दे रहे ध्यान? यहां पर CO2 निकाल के अपन इसको सीधा भी जोड़ सकते थे। अरे इसको सीधा भी तो जोड़ सकते थे H को, कोई तो प्रोडक्ट बना है। सर हमने तो दे लिया, ध्यान क्या दिक्कत है? तो हमें पता ही है। नहीं, अभी एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर भी H ही लगा है और पानी से भी H ही आ रहा है। अगर उसका आइसोटोप दे दे, जैसे यहां पर D2O दे दे, D2O, फिर आप क्या करोगे? तो आपको पता होना चाहिए कि वहां वो जो H आता है ना, ये जो H आता है ना, ये जो H आता है, ये आता कहाँ से है? ये सॉल्वेंट से आता है। कहाँ से आता है? सॉल्वेंट से। ऐसा नहीं CO2 हटाया और ये क्या यही लगा दिया। समझ रहे हो क्या मेरी बात आप? ये यहाँ से भी H ही आ रहा था, यहाँ से भी H ही आ रहा था, कोई फर्क ही नहीं था। पर अगर एक जगह H2 दे दे, एक जगह D दे दे, H और D आइसोटोप होते हैं ना, वो H और D देता रहता है। क्यों? ताकि मैकेनिज्म पता करने के लिए कि आपको पता भी है कि नहीं पता कि H कहाँ से आ रहा है। तो वो सॉल्वेंट से आता है। ठीक है, वरना तो कहीं से भी लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये क्वेश्चन सोल्व करो। अभिलाषा, आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। आप इसके आगे आराम से एरो करके लिख सकते हो कि ये कहां से आता है। कम फ्रॉम सॉल्वेंट, है ना? सर सॉल्वेंट नहीं दिया हो तो फिर वो COOH का H ही काम ले लेना। आराम से पढ़ लो अभिलाषा कि क्या चल रहा था यहाँ पर, फिर आप मुझे बताओ इसके अंदर कि क्या प्रोडक्ट बनेगा।
मैंने आपकी हेल्प के लिए बताता हूँ, मैंने कीटो ग्रुप लगा रखा है यहाँ पर, सी डबल बॉन्डो लगा रखा है ना, तो सोडा लाइम की जरूरत नहीं है, सिंपल हीटिंग से काम हो जाएगा। अरे पानी वानी पिया बेटा बाहर जाकर? अरे बाहर जाके टहल लिया थोड़ी देर। बोलो बेटा। हाँ जी बोलो बेटा। एक मिनट अपन देखते हैं, देखो जहां से अपना ग्रुप लगा है, सॉरी, जहां अपना ग्रुप लगा है COOH, इसके बगल वाला ये अल्फा कार्बन, अरे sp2 के बगल वाला sp3 कार्बन क्या होता है? अल्फा कार्बन। अल्फा के बगल वाला क्या होता है? बीटा। तो बीटा पोजीशन पे क्या लगा है? सी डबल बॉन्डो लगा है। इसके रेस्पेक्ट में अगर देखो ना बेटा, तो ये है अपना sp2 कार्बन, इसके बगल वाला अल्फा, इसके बगल वाला बीटा, इसके बगल वाला गामा। तो इसके रेस्पेक्ट में तो वो जो ग्रुप है वो किस पोजीशन पे चला गया? गामा पे। मुझे तो बीटा कीटो एसिड देखना है, बीटा पोजीशन पे कीटो देखना है, तो इसके रेस्पेक्ट में कीटो है, वो बीटा कीटो है। तो बस यहां से क्या बाहर निकल जाएगा? CO2 बाहर निकल जाएगा, और ये जो H निकलेगा, मतलब CO2 ही तो निकलेगा, H तो बचेगा ना, वही H यहाँ लग जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा बेटा? ये डबल बॉन्ड हो, ये आ जाएगा CH2 COOH, और यहाँ मैं H लिख देता हूँ क्योंकि वो वाला H है, ये नोट कर लो। ऐसा ही किया था क्या आपने अभिलाषा? ऐसा नहीं किया। अब समझ में आ गया क्या आपको क्या मीनिंग है बीटा कीटो का? नेक्स्ट लिखो बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। थर्ड है कि फोर्थ है? फोर्थ है कि फिफ्थ है? फोर्थ ही तो है। फोर्थ। थर्ड तो डीकार्बोक्सिलेशन था। अरे ये थोड़ी था थर्ड, ऐसा थोड़ी था थर्ड। फोर्थ ये था, वो रोमन डिजिट वाला। रोमन डिजिट वाले नंबर चल रहे थे। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब एल्केन बनाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, एल्केन बनाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। चलो हाँ जी बेटा, कौन बोल रहे हैं? नहीं सुनो, अरे मुझे तुषार आप ये बताओ, इस कार्ब एल्काइल ग्रुप पर क्या चार्ज आएगा, प्लस या माइनस? माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि बगल में क्या लगा है? मेटल। आप कैसे ऐसे तो पता करते हो कि क्या प्लस आएगा कि माइनस आएगा बगल वाले को देखकर? तो बगल में लगा है मेटल, ठीक है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इस पर आएगा प्लस और इस पर आएगा माइनस। समझे क्या? और ये जो R माइनस होता है ना, R माइनस बहुत बहुत अच्छा बेस होता है। अभी अभी ऊपर लिखाया था मैंने, ये रहा CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस। R माइनस बहुत अच्छा बेस होता है, बहुत अच्छा बेस। इसे बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये नोट कर लो आप, ठीक है। तो ये क्या है? सोर्स ऑफ R माइनस।
तो अब लिख लो R माइनस can behave both as Lewis base and nucleophile. R माइनस पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इलेक्ट्रॉन रिच, और इलेक्ट्रॉन रिच क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल भी होता है और बेस भी होता है। इतना से तो फर्क होता है कि वो अटैक कहाँ कर रहा है। अगर वो H प्लस पे अटैक कर देगा तो बेस बन जाएगा, और अगर कार्बन पे अटैक कर देगा तो न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। एक लाइन और लिख लो बस, दिस मेथड इज यूज्ड टू फाइंड आउट। अरे बेस है तो किसकी तलाश में होगा, एसिडिक एच की तलाश में। तो ये जो मेथड है ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला, ये एसिडिक एच का नंबर फाइंड आउट करता है। इज यूज्ड टू फाइंड आउट number of acidic H in compound। ठीक है, नंबर ऑफ एसिडिक एच इन कंपाउंड। एक सेकंड रुको, अरे ये इसका एक मोल H प्लस का कितना मोल लेगा, एक ही तो मोल लेगा। R माइनस एच प्लस से मिलके क्या बन जाएगा, RH। अब अगर मान लो RH के 4 मोल मिले हों, इसका मतलब कितने एसिडिक एच थे, 4। नहीं, यही की बात समझ में। अरे एक H होगा तो एक ही RH बनेगा, 2 H प्लस होंगे तो 2 RH बनेंगे। तो जितने एल्केन बनते हैं ना, उससे पता लग जाता है कि कितने RH थे, कितने एसिडिक H थे। ठीक है, यहां से स्टार्ट करूंगा मैं, नेक्स्ट टर्न पे मैं यही दोबारा बता दूंगा। ओके।